नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल की बात करेंगे। मुनरो के शब्दों में अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो मुनरो कहते हैं कि मंत्रिमंडल क्राउन के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए उन राजकीय परामर्शदाताओं की संस्था को कहा जा सकता है जिसको लोक सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है ये प्रिवी काउंसिल से इसका जन्म हुआ है। प्रिवी परिषद का जो अस्तित्व है वो अंग्रेज़ों की इस मनोवृत्ति पर आधारित है कि वे अपनी पुरानी संस्थाओं को जीवित रखना चाहते हैं, वे अपने अतीत से जुड़े रहना चाहते हैं। प्रिवी जो परिषद है वो प्राचीन काल में राजा को शासन संबंधी कार्यों में मंत्रणा देने के लिए एक क्यूरिया रेजिस नामक संस्था थी। उसका बहुत ही महत्व था। समय के साथ क्यूरिया रेजिस का कार्य ज़्यादा बढ़ गया, तब उसकी दो शाखाएं हो गई और जो प्रशासनिक कार्य करने वाली जो शाखा थी उसे प्रिवी परिषद के नाम से जाना गया। प्रिवी परिषद का जो संगठन है इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, ये समय के साथ बदलती रहती है। आजकल लगभग इसमें 320 सदस्य हैं, जिसमें वर्तमान मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, समस्त पूर्व जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, लंदन का जो बिशप है, कैंटरबरी तथा यॉर्क के आर्क बिशप हैं, उच्च न्यायाधीश तथा सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं, प्रसिद्ध जो पीयर हैं, कॉमन सभा का अध्यक्ष है, लॉर्ड सभा के जो विधि सदस्य हैं, उपनिवेशों के जो विख्यात राजनीतिज्ञ हैं, इंग्लैंड के विदेशों में स्थित राजदूत हैं, उपनिवेशों में प्रधानमंत्री हैं और कुछ उच्च अधिकारी हैं। इसके अलावा भी विज्ञान, कला, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको प्रिवी काउंसिल का सदस्य बनाया जाता है। तो इस तरह से प्रिवी काउंसिल का एक तरह से संगठन होता है। प्राचीन समय से ये चली आ रही एक संस्था है। प्रिवी परिषद की सदस्यता एक बार मिलने के बाद ये जीवन पर्यंत बनी रहती है और इनके सदस्यों को महामाननीय कहकर संबोधित किया जाता है कि आजीवन ये सदस्य रहते हैं। इसके अधिवेशन, प्रिवी परिषद के अधिवेशन विशेष अवसरों पर, जैसे नए राष्ट्र सम्राट के राज्याभिषेक के अवसर पर और अन्य विशेष समारोह के अवसर पर इसके संपूर्ण अधिवेशन होता है, अन्यथा ये पूरी परिषद कभी भी नहीं बुलाई जाती। साधारणतः 4-5 सदस्यों ही प्रिवी काउंसिल की को पूरा कार्य का संचालन करते हैं और 3 सदस्यों की गणपूर्ति रखी गई। गणपूर्ति मतलब कि वो न्यूनतम निश्चित कोटा जिसके उपस्थित होने पर किसी भी सभा या संस्था का कार्यवाही का संचालन किया जाता है, उसे गणपूर्ति। तो यहाँ 3 सदस्य उपस्थित होने पे ही प्रिवी परिषद की कार्यवाही संचालित होती है। प्रिवी काउंसिल के कार्यों को संपन्न करने के लिए अधिकतर केवल मंत्री परिषद के सदस्य ही उपस्थित होते हैं और प्रिवी परिषद की बैठकें राजमहल में होती हैं। पहले राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी, लेकिन आजकल राजा की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल जो मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता है, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी कि प्रिवी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। याद रखना है, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। ये कार्य क्या करती है? प्रिवी परिषद के कार्य क्या हैं कि नई सरकार बनने पर मंत्रियों को शपथ दिलाना, काउंट्रियों के शेरफों नामक अधिकारियों की नियुक्ति करना, जुर्माना तथा सजाओं को माफ़ करना, डिक्रीज एंड ऑर्डिनेंस जारी करना और लाइसेंस प्रदान करना, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। प्रिवी परिषद का कार्य जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वो परिषद आदेशों को जारी करना, यानी कि ऑर्डर इन काउंसिल को जारी करना, इसका प्रिवी परिषद का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए वो क्या करता है कि संसद को आमंत्रित करना, उसे स्थगित करना, विघटन करने के आदेश जारी करना, यानी संसद को आमंत्रित करना, उसे स्थगित करना और संसद को विघटित करने के आदेश प्रिवी परिषद के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। स्थायी सिविल सेवा संबंधी आदेश प्रिवी परिषद जारी करती है। उपनिवेशों से संबंधित आदेश निकालना भी प्रिवी परिषद का ही कार्य है।
युद्ध संबंधी आदेश जारी करना भी प्रीवी परिषद का ही कार्य है। नगरपालिका, नगर निगमों तथा अन्य निकायों को की जो आज्ञा पत्र प्रदान करना ये भी प्रीवी परिषद का ही कार्य है। तो इन आदेशों से संबंधित निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, किंतु वे प्रीवी परिषद के नाम से ही जारी करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य ही प्रीवी परिषद के सदस्य की हैसियत से उसके सारे कार्यों का संचालन करते हैं। प्रीवी परिषद का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वो है न्याय करना, कि प्रीवी परिषद न्याय समिति द्वारा न्याय करती है। जब ये न्याय करती है तो इस जो न्याय समिति में लॉर्ड चांसलर और 6 अन्य लॉर्ड, उपनिवेशों के कुछ न्यायाधीश और परिषद के वे सदस्य जो न्याय विभाग में उच्च पदों पर रह चुके हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन 1833 में यह समिति स्थापित की गई थी। यह ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायपालिका है। यह धार्मिक न्यायालयों और जो नाविक न्यायालयों, एडमिरल कोर्ट से अपीलें भी सुनती है। इसके अलावा इसकी कुछ समितियां होती हैं जिनमें अभी चर्चा की अपन ने, न्याय समिति है, व्यापार मंडल है, शिक्षा मंडल है। ये प्रीवी परिषद की क्या हैं, समितियां हैं। प्रीवी परिषद एक विमर्शात्मक निकाय नहीं है, उसकी शक्तियाँ मंत्री परिषद को चली गई हैं कि प्रीवी परिषद के प्रशासकीय तथा परामर्श संबंधी कार्य उससे छीन लिए गए हैं, परंतु उसकी न्याय समिति संबंधित जो काम है वो आज भी वो करती है। अब बात आती है मंत्रिमंडल का विकास, कि ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल का जो विकास है वो परंपराओं अभिसमयों पर आधारित है। सिर्फ 1937 में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। वर्तमान मंत्री परिषद के जो हम कहें बीज या उसका अंकुर जहाँ फूटा वो प्रीवी काउंसिल को देखने को मिलता है कि सबसे पहले विजनेट मार्च से मैग्निम काउंसिल और मैग्निम काउंसिल से क्यूरिया रेजिस संस्था का विकास हुआ और कालांतर में क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का विकास हुआ और मैग्निम काउंसिल जो थी वो बाद में संसद बन गई। एक विचित्र एक घटना है कैबिनेट का विकास होने की भी, कि कबाल नामक एक संस्था बनी। ये कैसे बनी कि प्रीवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का अभिदय कैसे होता है कि सम्राट के कुछ विश्वास पात्र यानी निजी जो काउंसलर होते थे उनके छोटे से वित्तीय समिति से वो विचार करता था। इस समिति के काउंसलरों को परामर्शदात्री समिति के जो बाद में कैबिनेट कहा गया। ये कैसे हुआ कि चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जाता है कि चार्ल्स के संपूर्ण प्रीवी काउंसिल से परामर्श लेना छोड़ दिया था। वह कुछ विश्वास पात्र सदस्यों से ही परामर्श लेता था और इनमें 5 सदस्य थे और 5 सदस्यों के नाम के कारण ये कबाल बना, CABAL कबाल। C से किलफर्ड नामक व्यक्ति था, A से एलिंगटन और B से बंकिंघम, A से एस्ले और L से लाडरडेल। ये 5 व्यक्तियों से कबाल बना और कबाल से मंत्रिमंडल पद्धति का मूल हमें देखने को मिलता है। ये सामूहिक रूप से सम्राट को परामर्श देती थी तथा संसद के विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करती थी। ये जो मंडल था ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। चार्ल्स प्रथम के राजकाल में संसद के मंत्री स्टैफर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की कि उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया। इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनबी नाम के मंत्री पर महाभियोग चलाया। इससे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत स्थापित हुए, यानी कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी चीज जो इसमें है वो है एक दलीय मंत्रिमंडल, कि विलियम तृतीय शुरू में दोनों दलों व्हिग और टोरी दोनों दलों से मंत्री नियुक्त करता था, लेकिन इससे असुविधा होने के कारण 1693 से 1696 में अपने परामर्शदाता केवल व्हिग दल से लिया गया, यानी कि 1696 में व्हिग जुंटा नामक एक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ जो सर्वप्रथम एक दल से संगठित किया गया था और संसद के बहुमत प्राप्त दल में से था, यानी कि जो मंत्रिमंडल में बहुमत दल के व्यक्तियों को लिया गया। तीसरी बात, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी
भाषा नहीं जानते थे ठीक से, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया और मंत्रिमंडल में अपने एक मंत्रियों में से एक को अध्यक्ष चुना और उसे कहा कि आप मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करें। वो पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट वालपोल, जो मंत्रिमंडल की बैठकों की ही अध्यक्षता करने लगे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री भी रॉबर्ट वालपोल को इसी माना जाता है। उसी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय बनाया। वालपोल पर सम्राट का पूरा विश्वास था, परंतु बाद में संसद का उसके प्रति विश्वास न होने पर उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार ये सिद्धांत प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ देखी, संसद के प्रति उत्तरदायित्व, एक दलीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल का महत्व, कि मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है। यह वास्तविक कार्यपालिका है और राजमुकुट की शक्तियाँ औपचारिक हैं, वास्तव में उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। लावेल ने इस संबंध में, मंत्रिमंडल के संबंध में कहा कि राजनीतिक भवन की आधारशिला है मंत्रिमंडल। रेमजे मोर कहता है वह राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है जिसका चालक प्रधानमंत्री है, कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज को चलाने वाले पहिए हैं और उसको चलाने वाला चालक कौन है, उसका ड्राइवर कौन है, प्रधानमंत्री है। ग्लेडस्टोन के अनुसार मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। यह ऐसा कहें एक कड़ी है, एक कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, राज्यसभा और कॉमन सभा को मिलाता है। अब बात आती है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल उनकी रचना और कार्यों की दृष्टि से इनमें हम अंतर करते हैं। एक तो आकार में अंतर, कि मंत्रिपरिषद है एक बड़ी संस्था है जिसमें 50 से 60 तक सदस्य होते हैं, जिसमें मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, सचिव भी होंगे, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें कुछ विशिष्ट स्तर के व्यक्ति ही सम्मिलित होते हैं। तो आकार का, यानी कि मंत्रिपरिषद बड़ा आकार है, मंत्रिमंडल का छोटा आकार है। स्थिति में अंतर, मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था है, शासन की नीति निर्धारण का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, आए दिन उसकी बैठकें होती रहती है। मंत्री परिषद की बैठक बहुत कम होती हैं और इसका कार्य सिर्फ प्रशासनिक रह गया है। वेतन में भी डिफरेंस है, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के वेतन बहुत अंतर है। अप्रैल 2010 में प्रधानमंत्री को 1,98,661 पौंड वहाँ की करेंसी है, जैसे अपने रुपया है ना, तो इंग्लैंड की करेंसी का नाम पौंड है। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों को 1,45,492 पौंड, ये राज्यसभा से कैबिनेट मंत्री अगर कोई होगा तो उसे 1,08,253 पौंड वेतन मिलेगा। लॉर्ड चांसलर को 1,45,492 पौंड वेतन मिलेगा। राज्य मंत्रियों को 1,07,108 पौंड वेतन मिलेगा और संसदीय अवर सचिवों को 97,139 पौंड वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ये वार्षिक वेतन है सारा। कार्यों में अंतर, मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य उसके अधीनस्थ सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य रहता है, लेकिन मंत्री परिषद के कुछ ही गिने मंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। सभी के पद राजनीतिक होते हैं। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद सभी के पद समाप्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम मंत्रिमंडल का निर्माण और उसकी रचना, कि लोक सदन में जब आम चुनाव होते हैं तो उसके बाद बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही होगा। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है। उसे मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे दल में महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ को सम्मिलित करे, विशेषज्ञों एवं प्रादेशिक हितों का भी प्रतिनिधित्व करे, उनको स्थान मिले। उसे राज्यसभा से भी कुछ मंत्री लेने होते हैं। मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्यों, यदि वो संसद के सदस्य नहीं है तो उन्हें शीघ्र ही संसद की सदस्यता लेनी होती है। भारत में भी यही तरीका है। भारत में सिर्फ जातीय और वर्गों का हितों का ध्यान रखा जाता है।
यहाँ नहीं है, जातीय व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो इसलिए उसका नहीं ध्यान, क्षेत्रीयता उसके महत्व को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। कुछ जो मंत्रिमंडल में कुछ जो पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, चांसलर ऑफ एक्सलेंचर है, गृह विभाग है, उपनिवेशों से संबंधित है, विदेश विभाग है, नवसेना है, युद्ध से संबंधित है, जल सेना है, स्कॉटलैंड से है, व्यापार मंडल है, शिक्षा है, कृषि है, स्वास्थ्य है, यातायात विभाग है, श्रम मंत्री है, लॉर्ड प्रिवी सील है, पोस्ट मास्टर जनरल है, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसलर है। तो ये ऐसे बहुत सारे लगभग 20 के लगभग ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। अब बात आती है मंत्रिमंडल प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल को राजा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है। दूसरी जो विशेषता है, टीम की भावना से कार्य करते हैं, कि मंत्रिमंडल एक टीम के समान कार्य करते हैं। यदि शासक को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो पूरी कैबिनेट को उसको श्रेय जाएगा, उसकी प्रशंसा होगी। और यदि सरकार की नीतियों की कोई आलोचना करे तो पूरी मंत्रिमंडल की निंदा होगी। यानी कहने का मतलब कि टीम, यानी कि टीम में कोई एक खिलाड़ी नहीं जीतता, पूरी टीम जीतती है, पूरी टीम ही हार, चाहे क्रिकेट हो कि तेंदुलकर नहीं हारा, पूरी इंडिया की टीम हारी है ना। तो ये चीज़ इसमें टीम भावना से कार्य करते हैं। कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना होता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। यानी प्रत्येक के लिए सब और सबके लिए प्रत्येक के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। तीसरी मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषता है गोपनीयता। कि जब भी मंत्रियों को आपने देखा होगा तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता है। कि मंत्रिमंडल की बैठकों में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि अपने अपने विचार रख सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्र है, बैठकों में प्रस्तुत करेंगे, पर उसके लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहेंगे जो मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुकूल हो। उन्हें अपने तथा अपने सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है कि अंदर क्या होगी। अगर सहमति हो गई, निर्णय ले लिया, किसी बाहर कह दें तो बाहर कह सकते हैं, इसके अलावा बात नहीं करते हैं। तो गोपनीयता की बात है। चौथी विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है, सब मंत्रियों में वो प्रमुख होता है, अन्य मंत्री उसी की बात का सम्मान करते हैं, वह बराबर वालों में प्रथम होता है। पांचवी विशेषता है राजनीतिक सजातीयता। कि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और उसकी कार्यवाहियों की गोपनीयता इस कारण संभव है क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है। कि सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इसमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक से उद्देश्य होते हैं और जो सब समस्याओं का एक से दृष्टिकोण से विचार करते हैं। फिर है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका की एक अन्य विशेषता कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। मंत्रिमंडल की स्थिति संसद की समिति की है, इस कारण यह संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। उसके प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त हो। सातवीं विशेषता है मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। कि लोक सदन को विघटित कर सकता है मंत्रिमंडल अपने किसी कार्य के लिए। यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न कर सके तो मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न करे सके और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह लोक सदन को भंग कर पुनः पुनर्निर्वाचन करवाने की घोषणा कर सकता है। आठवीं विशेषता है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। कैबिनेट प्रणाली की अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व है। 3 तरह के उत्तरदायित्व होते हैं। वैधानिक उत्तरदायित्व। वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राजा के प्रति उत्तरदायी हैं। कि राजा इंग्लैंड का संवैधानिक प्रधान है, अतः मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी हैं।
सिद्धांत में आज भी मंत्रिमंडल राजा के प्रति ही उत्तरदायी है, परंतु व्यवहार में राजा केवल नाम मात्र का शासक है, उसे मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। दूसरा है अंत मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। राजा के प्रति उत्तरदायी होने के अतिरिक्त मंत्री परिषद के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं कि मंत्री परिषद के सदस्य परस्पर सहयोग व स्वेच्छा से कार्य करते हैं, एकजुट होकर कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अन्य साथियों को नीचा दिखाने का प्रयास न करे, उसके विभागों में अपनाई गई नीतियों का वो समर्थन करे। और तीसरा उत्तरदायित्व है संसद के प्रति उत्तरदायित्व कि मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह राजनीतिक उत्तरदायित्व ही उसका वास्तविक उत्तरदायित्व है। संसद के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व को शासन, कला एवं विज्ञान को ब्रिटेन की मुख्य देन माना जाता है। राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि यदि मंत्री परिषद कॉमन सभा का विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। कोई भी मंत्री परिषद केवल तब तक ही शासन की बागडोर संभाल सकता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। 1911 तक मंत्री परिषद संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा लाट सभा की शक्तियाँ सीमित कर दी गई। अब मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व वास्तव में कॉमन सभा के प्रति ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का जो उत्तरदायित्व सामयिक होता है वह संयुक्त एवं अविभाज्य होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय यह है कि समूची मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे सभी मंत्रियों के निर्णय माने जाएंगे। प्रत्येक मंत्री उन निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते हैं और उसके क्रियान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य साथ जिएंगे साथ मरेंगे सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ कि मंत्रिमंडल जो होता है इंग्लैंड में वास्तविक कार्यपालिका है, उसके हाथ में शासन की समस्त शक्तियाँ हैं, जिसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं। जैसे रेमजे म्योर कहता है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का परिचालक चक्र है, तो लावेल कहता है कि मंत्री परिषद राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी शक्तियों के आधार पर इसकी चर्चा की है। हम इसकी शक्तियों के कुछ बिंदुओं के आधार पर विधि निर्माण संबंधी कार्य, सैद्धांतिक रूप से कानून बनाने का कार्य संसद का है, तथापि आजकल यह कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। आजकल व्यवहार में वैधानिक मामलों में मंत्रिपरिषद संसद को संचालित करती है, संसद का नेतृत्व करती है। मंत्रिपरिषद ही यह निश्चित करती है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए, कब उसे स्थगित की जाए और कब उसे भंग किया जाए। मंत्रिपरिषद ही राजा का उद्घाटन भाषण तैयार करती है और उसे आगामी सत्र के लिए सरकार की सामान्य नीति और उसके कार्यक्रम की रूपरेखा वो तैयार करके देती है। कि आधुनिक काल में संसद का समस्त विधि निर्माण संबंधी कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ले लिया गया है। काट, रेने और हर्ज ने मंत्रिमंडल को लघु व्यवस्थापिका की संज्ञा दी है। दूसरा काम है कार्यपालिका संबंधी। मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अपने विभागों का संचालन करना, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना उन्हीं का दायित्व होता है। मंत्रिपरिषद शासन के विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है और देखती है कि उसमें किसी प्रकार का गतिरोध तो उत्पन्न नहीं हो गया है। इसके साथ साथ आधुनिक समय में प्रत्यायोजन जो विधि है निर्माण के कारण मंत्रिमंडल के कार्य और ज़्यादा बढ़ गए हैं कि संसद का कार्यभार अधिक होने से विधेयकों की जटिलता के कारण सिर्फ मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है। कार्यपालिका को यह अधिकृत कर दिया जाता है कि जब वो उसे क्रियान्वित करे तो आवश्यकता अनुसार नियम उपनियम उन पर बना सकती है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। इस प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिपरिषद की शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तीसरा काम है वित्त संबंधी कार्य कि मंत्रिपरिषद वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां हैं। वित्त मंत्री संपूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है, उसे संसद के समक्ष रखता है। आगामी वर्ष में किस मद पर कितना व्यय होगा, इस व्यय के लिए साधन कहां से जुटाए जाएंगे, यह सब वही तय करता है। कौन से नए कर लगाए जाएं, पुराने करों को समाप्त करना अथवा उनकी वर्तमान दरों को घटाना बढ़ाना, ये वित्त मंत्री का ही कार्य है।
ऋण लेने की व्यवस्था करना, यह निश्चित करना कि कौन सा व्यय संचित निधि और कौन सा व्यय आकस्मिक निधि से किया जाएगा, ये भी मंत्रिमंडल का ही कार्य, वित्त मंत्री का ही कार्य है। तो वित्तीय क्षेत्र में भी विशेषज्ञ हैं। न्यायिक संबंधी कार्य, मंत्रिपरिषद कुछ न्यायिक संबंधी कार्य भी करता है, जैसे लॉर्ड चांसलर की मंत्रणा के अनुसार सम्राट कुछ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अगर सम्राट को क्षमादान करने का अधिकार है तो वो गृह मंत्री के परामर्श से ही ये कार्य करता है। तो हमने देखा कि चाहे वो कानून बनाने से संबंधित हो, व्यवस्थापिका संबंधी हो, चाहे कार्यपालिका हो या वित्तीय क्षेत्रों में, सभी में मंत्रिमंडल की शक्तियाँ महत्वपूर्ण है। देश के समुच्च प्रशासन का नियंत्रण मंत्रिमंडल के ही हाथ में है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के गहरे संबंधों को हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल के जो रूप हैं, कि मंत्रिमंडल के 4 रूप बताए गए हैं। एक साझा मंत्रिमंडल, कि जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए कई दलों मिलकर सरकार बनाते हैं। तो ये साझा मंत्री, ये असाधारण परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ कभी कभी होता है। कुछ असाधारण परिस्थितियाँ जैसे होती हैं विपत्ति के समय, संकट के समय भी साझा मंत्रिमंडल बना लिया जाता है, कि सभी दल मिलकर मंत्रिमंडल बनाने हैं और संयुक्त रूप से देश की रक्षा में भाग लेते हैं। जैसे 1931 में आर्थिक संकट आया, उस समय साझा मंत्रिमंडल बनाया गया था। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वार 1940 से 45 के बीच इंग्लैंड में साझा मंत्रिमंडल बनाया गया। दूसरा आता है युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध मंत्रिमंडल की विपत्ति के समय जल्द निर्णय की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में शासन की सर्वोच्च शक्ति निर्धारण के लिए ये निर्देश कर दिया जाता है कि एक समिति बना दी जाती है 4-5 मंत्रियों की, और यह मंत्रिमंडल अल्प समय के लिए होते हैं और वो ही क्योंकि तुरंत निर्णय ले सकते हैं। ये 1916 में लॉर्ड जॉर्ज ने और 1940 में चर्चिल ने 5 मंत्रियों का युद्ध मंत्रिमंडल बनाया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में। तीसरा है आंतरिक मंत्रिमंडल। चूँकि मंत्रिमंडल में 15-20 मंत्री होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सभी सदस्यों से परामर्श नहीं करता। किसी विषय को मंत्रणा में रखने से पूर्व वह अपने विश्वास पात्र 4-5 व्यक्तियों से बात करता है। और ये 4-5 आंतरिक मंत्रिमंडल या किचन कैबिनेट के नाम से भी जाने जाते हैं। शासन संबंधी सर्वोच्च नीतियों का निर्धारण आंतरिक मंत्रिमंडल ही करता है, और आंतरिक मंत्रिमंडल औपचारिक संगठन है। इसके सदस्यों को प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। और चौथा है छाया मंत्रिमंडल। ये एक ब्रिटेन की अलग विशेषता है। विरोधी दल के नेता द्वारा बनाया गया काल्पनिक मंत्रिमंडल छाया मंत्रिमंडल कहलाता है। विरोधी दल द्वारा, कि विरोधी दल के सदस्य छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों के संबंध में प्रशिक्षण भी ले लेते हैं, और उन जो सरकार सत्तारूढ़ दल है उसकी कमियों को, उसके कार्यों की उनका परीक्षण भी करते रहते हैं। ये 1937 में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा छाया मंत्रिमंडल को अप्रत्यक्ष मान्यता दी गई। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पर चर्चा करें।